नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दोस्तों, इस वक्त राजनीतिक खेमे से लेकर और देश के सभी हिस्सों में एक सवाल बहुत बड़ा बना हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी से विजेता के रूप में क्यों दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर उनकी सरकार है, उनके 9 साल, साढ़े 9 साल का काम है, तो हो सकता है कि वह एक प्रभावकारी नेता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विजेता नेता के रूप में वह दिखाई दे रहे हैं, इस पर हमारी आज बातचीत है। क्योंकि लोकतंत्र की ताकत यह है कि कोई नेता लोकप्रिय हो सकता है। लोकतंत्र की ताकत यह भी है कि कोई नेता किसी नेता के मुकाबले ज्यादा प्रभावी हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र की यह ताकत नहीं है कि कोई नेता सार्वभौमिक विजेता हो सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी के मामले में यह बात बार बार सही साबित हो रही है। और यह बात कोई और नहीं कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यह बात खुद प्रधानमंत्री मोदी स्वयं वाच कर रहे हैं। वह खुद इस बात को कह रहे हैं कि हम 370 और हमारे सहयोगी मिलाकर 400 पार। सवाल यह है कि यह विजेता की ताकत उनमें आ कहां से रही है। इस लोकतंत्र को मजबूत करती है एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, आरबीआई, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ये सब कुछ। और उसके बाद दूसरी चीज मजबूत करती है जनता। सवाल यह है कि जनता की ताकत अगर इतनी मजबूत है तो फिर यह चंडीगढ़ क्यों दिखाई दे रहा है, जहां बैलेट पेपर पर मुहर लगवाया जा रहा है गलत। तो इसी बात को आज समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उन सबसे परिचय कराएंगे और हम चाहेंगे आप भी जुड़े इस बातचीत में कि आखिरकार प्रधानमंत्री को विजेता दिखाने की जो ताकतें हैं वो कौन है, और क्या प्रधानमंत्री सच में कोई विजेता है या फिर हमें हारे हुए स्थितियों में डालने के लिए उन्हें विजेता बनाया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको गुजरात से अपने साथी दत्तेश भावसार से परिचय कराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं वो, और वह लगातार राजनीतिक मसलों पर रिपोर्टिंग, पत्रकारिता करते रहे हैं। और उसके साथ हम पूर्वी उत्तर प्रदेश से आपको चतुरानंद ओझा को जोड़ते हैं। थोड़ा इंटरनेट उनका कमजोर है, लेकिन उनकी बातें जाहिर तौर पर बहुत प्रभावी होंगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश वह जगह है जहां की अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने उधर की तरफ राम मंदिर बनाया है और जिसकी बदौलत देश में शहंशाह बनने की कोशिश में। उनके साथ साथ हमारे साथ आशीष सागर दीक्षित, वह बुंदेलखंड के हिस्से से आते हैं और लगातार उन पर सरकारी मुकदमे वह झेलते हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि विजेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी आखिरकार क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहली टिप्पणी हम चतुरानंद ओझा से लेते हैं। साथियों से अपील करेंगे कि जो साथी न बोल रहे हों अपना म्यूट करें, क्योंकि कई बार आवाजें आती हैं। जी चतुरानंद जी। ये साथियों सबको नमस्ते। दरअसल एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जी ये जो जो वर्तमान प्रधानमंत्री का और इनके प्रतिनिधियों का पूरा रवैया है, पूरे इनके नौकरशाहों का रवैया है, पूरे इनके न्यायपालिका का रवैया है, वो सारा कुछ जी मिला जुला कर कुछ एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है इन्होंने कि दूसरे की आवाज इसमें सुनाई ही नहीं पड़ती। और हर जगह इनकी बात बोली जाती है, मजबूरन बोलते हैं लोग। कुछ लोग सरकारी योजनाओं के तहत बोलते रहते हैं और कुछ अलग तरह से बोलते रहते हैं। तो ये उसका मुकाबला करने के लिए जो एक पूरे तंत्र की जिसकी जरूरत है और जिस तेवर के साथ विपक्ष को उस पर उतरना चाहिए, आज उस तेवर को लेकर के हम काफी वो तेवर आज बड़ा कमजोर सा है। दरअसल जो सारा तेवर दिखाई दे रहा है वो राहुल गांधी में तो दिखाई दे रहा है, उनकी यात्रा में दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे अलग हट करके जो जनता के बीच उनके कार्यकर्ताओं का या उनके जो सहयोगी लोग हैं, उनके इंडिया गठबंधन के लोग हैं या जो गठबंधन में आना चाहते हैं, उन सारे लोगों के भीतर जो वर्तमान सत्ता है, उस सत्ता के खिलाफ जो नफरत, जो गुस्सा दिखाई देना चाहिए, उसके करतूतों के खिलाफ जो गुस्सा दिखाई देना चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रहा है। बल्कि जातीय समीकरण को साध करके और बहुत आसानी से कुछ हासिल कर लेने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं। आज स्थिति यह है कि जो सत्ता में है वो भी बहुत आसानी से कुछ हासिल नहीं करना चाहते हैं,
वो ढेर सारे षड्यंत्र कर रहे हैं, ढेर सारी राजनीति कर रहे हैं, अलग अलग तरह के। उनका एक आदमी जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है वो भी एक दिन आराम नहीं करता है, और नीचे जो सबसे है उसको भी आराम नहीं करने दिया जाता है। उनके कर्मचारियों को भी, सबको जैसे लगता है कि इवेंट कंपनियां, जो प्रचार एजेंसियां हैं, उनको एक्टिव रखती हैं, लेकिन वह ऐसा कोई तंत्र जो विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो विकल्प देने की बात कर रहे हैं, उनके पास नहीं है। रही बात, एक बात मैं कहूंगा, मैं विशेष रूप से उसको याद दिलाता हूँ, अभी मित्रों के बीच भी चर्चा कर रहा था, राम मंदिर का जो मुद्दा है, और राम मंदिर के स्टंट को जिस तरह से दिखाया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, और जिस तरह से पूरे देश भर में उसको दिखाया जा रहा है, इससे कम वो जलसा वो नहीं था उनका कार्यक्रम, जब वहां ढांचे को ढहाया गया। और जब अयोध्या में ढांचा ढहाने का काम किया था इन लोगों ने, उसके बाद जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में वहां के सांसद के रूप में सीपीआई के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता मित्रसेन यादव जीते थे, अयोध्या से जीते थे। और देश भर में भले कोई लहर चली गई हो, तो अयोध्या के लोग खुद ही उनके उस पूरे आंदोलन से और उनकी गतिविधियों से कभी प्रसन्न नहीं हो पाए। तो अगर ऐसा अयोध्या में हो सकता है, जहां वो मुख्य रणस्थली उनकी बनी हुई थी, तो उसके इर्द गिर्द भी ऐसा नहीं है कि उसके वजह से, राम मंदिर की वजह से इनको कुछ मिल जाने वाला है। हम बहुत अधिक ताकत इनकी बढ़ा करके आंकते हैं, और जो विकल्प खड़ा करने की जो कोशिशें होनी चाहिए जमीनी स्तर पर, उस दिशा में हमारे बुद्धिजीवी और हमारे राजनीतिक दल बहुत कम काम कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दर्शक बन करके देख रहे हैं हवा का रूप बदलेगा, लेकिन हवा का रूप बदलने के लिए जो प्रयास, आपकी इसी पंक्ति को पकड़ते हैं और बातचीत करते हैं। एक टिप्पणी लेते हैं दत्तेश भावसर कि वाकई क्या जमीन पर विपक्ष की वह तैयारियां नहीं है, एक बात, और दूसरी बात कि हम लोग पहले से हारी हुई मानसिकता में हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की जो ताकत है उसको बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, और खुद भी हम मानते हैं कि वे विजेता हैं। क्योंकि मेरा सवाल यह है कि अगर ये विजेता हैं तो चंडीगढ़ की जरूरत क्या पड़ती है, और चुनाव आयोग का अधिकारी इनके पक्ष में बैलेट पर उसको क्रॉस क्यों करता है? अगर इतना ही जादू है, एक छोटे से चुनाव में इनको क्या जरूरत पड़ जाती है? जी अजय भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने गुजरात में कई जगह देखा कि मैं पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर बीजेपी को जनमत हमें नहीं दिख रहा था रास्तों पर। बावजूद इसके 156 सीटें जब आई, तब हम भी कुछ सोचने को मजबूर हो गए, क्योंकि जनादेश जो जनता की आवाज होती है, उसका माध्यम जो है, नॉर्मली मीडिया हो गया, रेडियो हो गया, उन सब पर अभी जो सत्ता पक्ष का कब्जा है, तो जनता की जो आवाज बाहर नहीं आ रही है, फलस्वरूप ऐसा लग रहा है कि वो सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी दिख रही है। जैसे हमारे वरिष्ठ साथी ने बताया कि अयोध्या का जो था 1992 की बात है, उसके बाद के चुनाव, तो गुजरात में मेरे हिसाब से अगर बीजेपी 156 सीट ना जीतती तो 2024 के चुनाव में बीजेपी अपने गढ़ में ही चिंतित दिखती, क्योंकि अगर 2017 की बात करें तो वो 100 सीट के करीब निपट गए थे, और तब ऐसा दिखने में आया था हर जगह कि बीजेपी पूरे देश में कमजोर दिख रही है। अगर 2024 जीतना था इनको, तो 2022 के दिसंबर में जो गुजरात का चुनाव था, उसमें उनको बड़ी जीत दिखानी थी। इसीलिए पूरे देश में यह हवा खड़ी कर सकते थे कि गुजरात में इतनी बड़ी जीत है तो पूरे देश में इनकी लहर चल रही है। लेकिन लहर तो अजय जी आपने और हमने देखी थी, पूरा गुजरात हमने उस चुनाव में कवर किया था। वहां पर हमने कई जगह देखा था कि जो हमारे देश के गृह मंत्री थे, उनकी रैलियां तक कैंसिल करनी पड़ी थी, जहां पर जनता नहीं जुटी थी। और कई जगह हमने ऐसा भी देखा था कि जो और नेता था, जैसे जिग्नेश मेवानी बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करने में कामयाब रहे थे। अरविंद केजरीवाल 50,000 लाख लोगों की भीड़ जुटा रहे थे वहां पर, लेकिन सत्ता पक्ष में इतनी भीड़ नहीं दिख रही थी। बावजूद इसके अगर 156 सीट बीजेपी को मिली है गुजरात में, तो यह किसी मेरे हिसाब से कोई सबसे बड़ा कारण ईवीएम का भी हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं।
उसकी चर्चा होगी, लेकिन बीजेपी को बड़ी जीत दिखानी थी, क्योंकि 2024 जीतना था, इसलिए जो अपना गढ़ है गुजरात में ही इनको मजबूती से जीतना आवश्यक था, ताकि पूरे देश में यह माहौल खड़ा किया जाए कि बीजेपी बहुत मजबूत है। जी अजय जी। जी, अब हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और खुद कई मुकदमे झेल रहे आशीष सागर हैं। उन पर गुंडा एक्ट भी है, जिला बदर भी होते रहे हैं और वह माफियाओं, खासकर बालू और इस तरह के रेत माफियाओं के खिलाफ लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते हैं। आशीष, आपने दोनों लोगों की बात सुनी। मेरा भी आपसे ये सवाल है कि क्या एक जब रण होता है, जैसे महाभारत का रण हुआ, तो दोनों तरफ सेनाएं थी, दोनों तरफ धनुर्धर थे, दोनों तरफ मुकाबला था, दोनों तरफ के लोग अपने अपने पक्ष में थे और जो प्रकृति थी, जो समाज था, वो अपने जगह स्थिर था। तो आज वह चीज एजेंसियां हैं। क्या जो एजेंसियां स्वतंत्र रूप से इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए बनाई गई हैं, क्या वाकई इस वक्त निरपेक्ष ढंग से खड़ी है, जहां कि हम कहें कि यूपीए और एनडीए में कोई मुकाबला है? क्योंकि मुकाबले के लिए आप याद रखिए, हर जगह एक ही शर्त होती है, बराबरी। पहलवान को ऐसा नहीं है कि दो अखाड़े दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पहलवान को एक को लंगोट थमा दिया जाता है, एक को अंडरवियर थमा दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। सभी मुकाबले बराबरी के होते हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त यूपीए बनाम एनडीए का मुकाबला कहा जाना चाहिए, या फिर विजेता की मुद्रा में प्रधानमंत्री मोदी को दिखाए जाने के पीछे की बात की जानी चाहिए? जी सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है? जी हाँ, पहली बात तो अजय भैया आपको क्लियर कर दूं, मैं गुंडा एक्ट नहीं हूं, मैं हिस्ट्री सीटर हूं। हिस्ट्री सीटर जी उससे बड़ा वाला। हाँ और कुल जमा 9 मुकदमे हैं मेरे ऊपर जी। 302 बस का नहीं है, बाकी सब है। और सांसदों के हैं, 2 भैरव प्रसाद मिश्रा के हैं, बीजेपी पूर्व सांसद, एक एमएलए का है, वर्तमान एमएलए हैं प्रकाश द्विवेदी, डकैती लिखा दी उनने। एक महिला आयोग की सदस्य हैं, पूर्व महिला जिला अध्यक्ष हैं भाजपा की, प्रभा गुप्ता, उनका है। एक मुकदमा जो है आपका खनिज अधिकारी हमीरपुर का है, उनकी खबर चला दी तो उन्होंने भी मुकदमा लिखा दिया। एक मुकदमा जो है आपका एनजीओ माफिया का है, जो बुंदेलखंड को 2 दशकों से लूट रहे हैं। तो इस तरह से करके ये सत्ता समर्थित और गैर सत्ता में इन्वॉल्व लोगों का एक ताना बाना है, जिसे आप सोशल सिंडिकेट भी कह सकते हैं। अब आते हैं मूल मुद्दे पे कि एक तरफ इंडिया है, विपक्ष का गठबंधन जो बना हुआ है, दूसरी तरफ हमारे महामहिम हैं जो सत्ता पे बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के इस देश में जो कुछ चल रहा है, इस देश में इस समय नेता की नहीं, एक जादूगर की जरूरत है, जो जगलर का जवाब जगलर के तरीके से दे सके। वो हर चीज में माहिर हो जो अगला कर रहा है। कहने का आशय ये कि आप मीडिया मैनेजमेंट अच्छा करना जानते हो, आप वाचाल तरीके से भाषण देना जानते हो, आप बेतरतीब तरीके से झूठ बोलना जानते हो, जनता को यह एहसास कराना जानते हो कि जो कुछ है हातिम ताई का 7वां अवतार मैं ही हूँ और मैं ही इस युग में सब कुछ परिवर्तित कर सकता हूँ, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी में वो है नहीं, असभ्यता है नहीं, विदेश से पढ़ के आए हैं, लूज टाक करते नहीं है, भाषा मर्यादित है। जैसे अखिलेश जी में भी कभी आपने लूज टाक नहीं देखा होगा, संतुलित शब्द बोलते हैं, कमेंट्स अलग चीज है, लेकिन लूज टाक नहीं करते। यहाँ तो सीमाएं ही पार हैं। अब दूसरी बात ये कि कांग्रेस की स्थिति ये है, कमलनाथ वाला हाल का काम देख ही रहे हैं आप, कि पिताजी को राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, बेटे को जो है उचित लोकसभा की दावेदारी की संभावना कम है, तो दोनों जो है नाथ जो है इस तरफ चले जा रहे हैं। जिसको 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी ने, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, उनके पूंजीवाद को पोषित भी किया कांग्रेस ने। आज मतलब कहने का आशय ये है कि जो राजनीति हो गई है वो पूरी प्राइवेट लिमिटेड की तरह हो गई। मैं आपके दल में आया हूँ एक दल को छोड़ करके, मेरी आप पे पूरी विचार और आस्था है, मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ, लेकिन यदि मेरे बेटे बेटियों को आपकी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से भविष्य सुरक्षित नहीं दिखेगा, तो मैं या तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरीके एक नया दल बना लूंगा, और नहीं तो मैं फिर जो है अपना कुछ आपके साथ लाइजनिंग करके दूसरे दल में शामिल हो जाऊंगा। तो ये धंधा हो गया है, राजनीति नहीं है। जब लोकतांत्रिक राजनीति धंधा बन जाए, धंधा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख लीजिए किस पार्टी में डेमोक्रेसी बची है, कांग्रेस में ही देख लीजिए। मान लीजिए मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता होता और कांग्रेस की पार्टी में जो कुछ ऊंच नीच हो रही है आज के दौर में, जितने भी एक्सपायरी डेट के दिग्गज नेता है वो नए यूथ को आगे बढ़ने नहीं देते हैं,
उनकी पहुंच राहुल गांधी तक होने नहीं देते हैं, प्रियंका गांधी तक होने नहीं देते हैं, केवल मकड़ जाल की तरह उनको घेरे हुए हैं। तो अगर मैं ये बात कह दूं कांग्रेस पार्टी में 2 मिनट नहीं लगेगा मेरी संस्था निलंबित होने में। तो जब आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, चाहे वो सपा में हो चाहे वो भाजपा में हो, सत्ता का चरित्र हमेशा एक होता है। आप मौन रह करके मेरी जी हजूरी करिए, तब तो आप मेरे प्रिय हैं, बाकी फ्री नहीं है। तो जुडिशरी में आ जाइए, जुडिशरी का हाल क्या देख रहे हैं इस देश में। थोड़ी बहुत जो उम्मीद बची है सुप्रीम कोर्ट से बची, एक आध जजमेंट कभी अच्छे हो जाते हैं, बाकी इसके बाद वाले आप देख लीजिए। हाई कोर्ट की स्थिति ये है कि गोविंद माथुर साहब चीफ जस्टिस थे, हम लोग PIL लेके गए फॉरेस्ट की, अपनी आंटी से 55,000 रुपए लगाया, इस उम्मीद के साथ कि चलो 300 करोड़ का स्कैम जो है बुंदेलखंड का खुल जाएगा। स्थिति ये हो गई, गोविंद माथुर जी ने तो शुरुआत में जरा जल्दी किया, इसके बाद प्रतिंकर दिवाकर साहब आए, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, 2 साल बड़े प्यार से उन्होंने काटे और हाई कोर्ट में जितनी PILs थी उनकी मतलब वाट लगा दी। अब नए आए हैं जो भंसाली साहब, वो पॉजिटिव है लेकिन गति उनकी धीमी है। स्थिति ये है कि कोई भी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में बैठा हुआ, आज PIL जैसे मुद्दे जो जनहित का मुद्दा एक बहुत बड़े अच्छे उसमें देखे जाते थे, आज उनको ब्लैकमेलर कहा जाने लगा है। उसका पोर्टफोलियो पता करते हैं, उसके ऊपर कितने मुकदमे हैं, उसकी फंडिंग कहाँ से, अगर NGO हुआ तो और आफत है। 16 मुद्दे को लेकर आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, लोअर कोर्ट में आ जाइए आप। लोअर कोर्ट में ये स्थिति है कि मुझे नहीं लगता जितनी बेईमानी आज के दौर में करप्शन जुडिशरी में हो रहा है वो किसी भी महकमे में हो रहा हो। जज साहब बैठे हैं, आपको प्रेसिडेंट में जाना है, मैं खुद जाता हूँ, भुक्तभोगी हूँ, बड़े भाई साहब अगला महोबा में जो मुकदमा है। आप पर इसी बात का हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अरे तो मैं पीड़ित हूँ ना उस चीज से, अगर मैं पीड़ित नहीं होता तो बात नहीं कहता मैं। बड़े भैया महोबा में है, पेशकार हैं, वो कहते हैं कि अगर तुम नौकरी कर रहे होते तो शायद तुमने 2 साल में इस्तीफा दे दिया होता। तो डेट लगवानी है तो आप जज साहब के सामने 50 रुपए 20 रुपए दे रहे हैं, पेशकार को वो रख रहा है, और नहीं ले रहा है तो शाम को जो नाश्ते की लिस्ट मिलनी है वो फिर गड़बड़ आ जाएगी, या खर्चे की जो लिस्ट मिलनी है वो भी गड़बड़ा जाएगी। चले जाइए आप सीढ़ियों से चढ़ के तो पीकदान देख लीजिए। CGM कोर्ट हमीरपुर में बैठा था, मतलब मेरी पेशी थी पहले 6-7 महीने पहले, जहाँ पे कटघरा होता है CGM साहब का, सामने मतलब CGM साहब बैठे हुए हैं, कटघरे के सामने पीकदान बना हुआ है, फोटो खींच के डाल कभी दें हम अगर लोग सोशल अलग से मीडिया बात करेंगे तो मतलब जुडिशरी विपक्ष के की। तो भ्रष्टाचार मेरा कहने का अर्थ ये है कि हर चीज को बंधक बना दिया गया है, वो हर आवाज दबाई जाएगी जो हुक्मरानों के खिलाफ बोलेंगे, चाहे वो पत्रकार हो, सोशल वर्कर हो, मानवाधिकार कार्यकर्ता हो, आप जैसे लोग हो। पत्रकारों की स्थिति तो ये ये हो हम गई बाना में कि इस सवाल का जवाब लेते हैं चतुरानंद ओझा से, वो खुद भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्या आपको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश, जो कि सर्वाधिक उम्मीदों का प्रदेश है भारतीय जनता पार्टी की, इस पूरे समर में, चुनावी समर में एक ऐसा राज्य बन गया है जहां विपक्ष और विरोध की आवाज को न्यूनतम या खत्म करके 80 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि वो एस्मा होता है संभवतः, उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। कहीं कोई विरोध नहीं होगा, अगर होगा तो वो जेल जाएगा, नहीं तो माफिया होगा, या फिर उस पर कोई गुंडा एक्ट या हिस्ट्री सीटर लगा दिया जाएगा। क्या आपका अनुभव सामाजिक संघर्षों में इसी बात को जवाब दे रहा है? उत्तर प्रदेश में विरोध को कहीं खड़ा होने की जगह नहीं रहने दी गई है कि आप विरोध करने के लिए कहीं स्टैंड नहीं कर सकते हैं, किसी संस्था में स्टैंड नहीं कर सकते हैं, और कोई संस्था आपको विरोध में अगर कुछ करना चाहते हैं तो स्थान देने के लिए तैयार नहीं है, जगह देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो जगह देगा तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये जिलाधिकारी महोदय लोग के विशेष नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है। अभी मैं ये बताऊं कि अगर पर्चे आप छपवाना चाह रहे हैं इस सरकार के खिलाफ कोई, तो पर्चा छापने के लिए कोई प्रिंटिंग प्रेस वाला तैयार नहीं है। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप अपना नाम न डालिए, मेरा पता डाल दीजिए। तो कहा कि अगर पूछेंगे कहाँ से छपवाया है तो आप तो बता ही देंगे कि मेरे यहाँ से छपवाया है। तो आज स्थिति ये बनी हुई है, ये आप जो कह रहे हैं पूर्वांचल की स्थिति, पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे यहाँ बांसगांव सुरक्षित सीट है लोकसभा के लिए, गोरखपुर और देवरिया मिलकर वो बनता है। वहां से कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार था उसी का पर्चा खारिज कर दिया गया, क्योंकि वो दमदार उम्मीदवार था और वो समीकरण को बिगाड़ सकता था, बीजेपी के जीतने वाले समीकरण को प्रभावित कर सकता था, तो उसका पर्चा खारिज कर दिया गया। हमारे देवरिया में वो जो मजबूत दावेदार थे उनके पर्चे खारिज किए गए, और जो लोग उनके समीकरण में सही बैठते थे
जो उनके वोट के प्रतिशत को प्रभावित कर सकते थे, दलित थे या ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के थे, तमाम तरह के लोग थे, उनके पर्चे को नहीं खारिज किया गया। आज स्थिति ये बनी हुई है। ये तो बहुत गंभीर बात है। चलिए, चुनावी तिकड़म तो हमारे चुनावी यात्राओं का एक वो क्या कहे बाई प्रोडक्ट रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जो पर्चे छपते हैं एक पेज के 200-400 वर्ड के, इसमें विरोध में कुछ लिखा रहता है कि योगी या अखिलेश सरकार जो है जन विरोधी है, या इस तरह के पर्चे छपने तक मुश्किल हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। पर्चे छपने तक मुश्किल हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। अभी हम लोगों ने कहा कि भाई ये पर्चा हम लोग बिहार से छपवा के मंगवाएंगे, तब तक पता चला कि बिहार में भी उनकी सरकार बन गई है, तो वहां भी कुछ अब ऐसे ही होने वाला होगा। और देखिए, सबसे खास बात पूर्वांचल में जो ध्रुवीकरण होना, जो समीकरण बन रहे हैं, जो पहले से बने हुए जातीय समीकरण हैं, उन्हीं समीकरणों के आधार पर अभी भी चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है, और उसी के आधार पर ये टिकट का बंटवारा करने की बात हो रही है। लेकिन सीधे सीधे किसी ने भी जो जिनके साथ तालमेल किया जा रहा है, अपने अहंकार का त्याग करके और पूरी तरह से इस मंशा में कि हमको जीत हासिल करनी है, इस मंशा में वो अभी भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी ये जो यहाँ की पहले की सत्ताधारी पार्टियां उत्तर प्रदेश की रही हैं, वो सत्ताधारी पार्टियां अभी भी अपने अपने अलग अलग वजूद को लेकर के और अपने पुराने अतीत को लेकर के कि हम बहुत मजबूत रहे हैं और बहुत बड़े रहे हैं, वो आज भी अपने को अलग ही रखना चाहती हैं और चाहती हैं कि वो केंद्र में रहे, जबकि उनको जनता आजमा चुकी है और उनका जनाधार इतना सिकुड़ चुका है कि उनके साथ व्यापक जनता नहीं आने वाली है, भले ही वो बीजेपी के साथ चली जाए। तो ये जो है, इस पूरे समीकरण को तोड़ करके और नए सिरे से स्टैंड करके हमको जिस तरह से किसान आंदोलन रहा है, इस तरह के आंदोलनों से निकले हुए लोगों को या इस तरह के एक मंच जो कहा जाए कि संयुक्त मंच के रूप में जो एक जनाधार बना है, उसके प्रतिनिधि के रूप में, मतलब उस तरह के संगठन के रूप में, उस तरह के चुनावी संगठन के रूप में हमको आगे आने की जरूरत है। और उस पर कोई गंभीर मंथन नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अभी मैंने पढ़ा कि कुछ सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, फिर पता चला कुछ दूसरे लोग प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, और इस तरह से कोई मिल बैठ करके कुछ घोषित नहीं कर रहा है। और विशेषकर जो वाम मोर्चा कहलाता रहा है, जिसकी सबसे अधिक जिम्मेदारी इसमें रही है, वो कारपोरेट के खिलाफ और जो पानी मिलाने वाला ये उदार हिंदुत्व है, इसके खिलाफ वही खड़ा हो सकता था, और वो कहीं से अपने को स्टैंड नहीं कर रहा है। वह इनका पिछलग्गू बना हुआ है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे दुखद पक्ष है, क्योंकि देखिए, और बातें आपने सुनते हैं, कुछ दत्तेश बोलना चाहते हैं और आगे वाले बात में रखिएगा, उनकी जरा सुन लेते हैं। दत्तेश भावसार वो सौभाग्यशाली हैं जहां की डबल इंजन की सरकार पिछले 20 वर्षों से है गुजरात में। तो आपके यहाँ क्या है? आप जब ये पर्चे की बात बोल रहे थे जतुरानंद, तब आप कुछ कहना चाह रहे थे। आपके यहाँ भी क्या पर्चा प्रतिबंधित है छापना क्या? नहीं, मैं एक चीज के ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे दोनों महानुभावों ने बताया, क्योंकि हम तो पिछले 20 सालों से ही इन महानुभाव जो भगवान बने बैठे उनको झेल रहे हैं। तो दिक्कत अभी कुछ समय पहले ऐसी एक सारे अखबारों में निकला, अच्छी सी स्टोरी छपी कि कांग्रेस से 10,000 लोग भाजपा में ज्वाइन हुए। वह कार्यक्रम एक बड़े हॉल में प्रायोजित किया गया था, और उस हॉल की कैपेसिटी 450 लोगों की थी। अब सोचिए, 450 लोगों की कैपेसिटी के हॉल में 10,000 लोग तो आएंगे कैसे? मतलब मैं इनकी बात को आगे ही बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि बीजेपी जो भी करेगी वो बड़ा बड़ा दिखा के करेगी। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। देखिए, गोवा में तो उनकी सरकार थी, फिर भी अगर उन्होंने 6 या 8 एमएलए कांग्रेस से छीने या खरीद कर लिए, तो इसका मतलब यही है कि इनको बड़ी जीत दिखानी है पूरे देश में। अगर वह नहीं दिखाएंगे तो 2024 में उनका जीतना बहुत मुश्किल है।
और जैसे अजय जी आपको पता है, क्योंकि हम तो यहाँ आंदोलन गांधी जी के बाद और बहुत कम हुए, लेकिन 2003 के बाद यहाँ पर कोई भी अगर आंदोलन करने के लिए निकलता है, इवन मुख्यमंत्री को छोटी शिकायत करता है या उनको भी कहता है कि अगर हम यह काम नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, तीसरे दिन पुलिस उनको पकड़ लेती है और 151 के तहत उनके ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है। तो आप लोगों ने तो शायद अभी सहना सीखा है, हम तो पिछले 20 सालों से इनको सहते आ रहे हैं और हमारी स्थिति ऐसी है कि ना ही हमसे उगलते बन रहा है, ना ही निगलते बन रहा है, क्योंकि हम सह सकते नहीं हैं, हमें आवाज उठाने की आदत है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब आंदोलन करने निकलते हैं, तब पुलिस डर लेती है। आज की तारीख में किसानों के जो हमारे यहाँ पर्चे लीक हो रहे हैं, उनके कई आंदोलन गांधीनगर में चल रहे हैं छुट-पुट, लेकिन मीडिया है वो उसको हाइलाइट नहीं कर रहा है, इसलिए उन लोगों की आवाज़ जनता तक नहीं पहुँच रही है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कई आंदोलन, अब मैं अभी आपको बता दूँ, पिछले 10 दिन पहले किसान का बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ हुआ था, नर्मदा नहर के सिंचाई के पानी के उपलक्ष्य में। लेकिन 35,000 लोग जुटे थे, बावजूद इसके किसी भी मीडिया ने वह आंदोलन को कवर नहीं किया। किसानों को गोलियाँ दे दी गई है कि 2 महीने में उनको मिलेगी, आनन-फानन में उनके टेंडर भी जारी कर दिए गए। लेकिन यह मामला 2017 से चल रहा है, 2017 के विधानसभा चुनाव में भी यहाँ की जो एमएलए मैडम थी नीमाबेन आचार्य, जो कि बाद में विधानसभा अध्यक्ष भी बनी, उन्होंने यह वादा किया था कि कुछ ही महीनों में हर एक किसान को अपने खेत में पानी मिलेगा। लेकिन उस नर्मदा की कैनाल के टेंडर अभी जारी किए गए हैं 2024 में। मतलब आप देख लीजिए 2017 से जो 2024 5 साल 6 साल गुज़र जाते हैं, मतलब 6 साल पहले के वादे भी पूरे नहीं किए जाते, तो क्या स्थिति में रहेंगे? और अगर आंदोलन करते हैं लोग, तो उनको पकड़-पकड़ के जेलों में डाल दिया जाता है। तो देश की स्थिति आज है, लेकिन हम 2003 से यह झेल रहे हैं। जी, अजय जी। जी, गांधी के गुजरात की क्या स्थिति है, दत्तेश भावसर ने बनाई। हालांकि मुद्दा कहीं और जा रहा है, लेकिन बेहद दिलचस्प है यह कि आंदोलनों की, क्योंकि लोकतंत्र में दोस्तों आंदोलन सबसे बड़ी ताकत है। आंदोलन के जरिए ही जनमत क्रिएट होता है, जन आंदोलन के जरिए ही पार्टियां वादे पूरा करती हैं, सरकार ऐसे नियम और कानून बनाती है कि देश जन कल्याणकारी मूड पर काम कर सके। लेकिन आपको बताया, पूरे उत्तर प्रदेश से चित्तौड़गढ़ ओझा ने पर्चा छापना मुश्किल हो रहा है। दत्तेश भावसर ने बताया एक पर्चा देने जाओ तो पुलिस उठा ले जाएगी। अब हम चलते हैं बुंदेलखंड से, हमारे साथी आशीष सागर से भी समझते हैं कि आंदोलन जब इतना मुश्किल होता चला जाएगा और देश की एजेंसियां मोदी को विजेता बता देंगी चुनाव से पहले ही, तो चुनाव का, लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा आशीष सागर? देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त को लेकर के पहले जजमेंट दिया था, उसका हश्र क्या किया इन सरकार ने, ये सबने देखा है। उसने सुप्रीम कोर्ट के जज को ही बाहर कर दिया कि मतलब उनका तो कहना है ना कि कानून तो पार्लियामेंट में बनते हैं, आप होते कौन है? आपको तो हमने केवल बैठा रखा है न्यायपालिका के रूप में, आप अपना काम करिए, हमारे अनुसार आदेश पारित करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो जय श्री राम। तो पूरी जो अयोध्या वाला इवेंट है उसका क्या किया मीडिया को? सबसे, मैं तो अजय भैया सबसे ज्यादा तो मैं ये कहूंगा, इस वक्त जो सबसे ज्यादा देश के साथ कोई गद्दारी कर रहा है तो मीडिया कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया। इस देश को गर्त में पहुंचाने वाला पिछले 7 साल में मीडिया है, क्योंकि उसने हर हाथ में मोबाइल पर फर्जी खबरें, टीवी स्क्रीन पर फर्जी खबरें, यहाँ तक कि परिवारों में भाइयों और बाप बेटे के बीच में भी नफरत पैदा कर दी है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, 7 साल से टीवी नहीं देखा, घर में तनाव है, बाहर मुकदमेबाजी है, आंदोलन करने जाओ तो स्थिति यह है कि परसों पुलिस वाला आ गया, उसने बोला किसी पार्टी के प्रचार नहीं करेंगे, अपने एक आधार कार्ड दे दीजिए, एक फोटो दे दीजिए, चुनाव आ रहे हैं, सत्यापन करा के ऐप में डालना है। ये किसी तरह भी है। अच्छा। मोदी जी ने कोई ऐप लॉन्च किया है अपराधियों के लिए, तो उसमें हमारा फोटो आधार कार्ड भी डालेंगे ताकि आप किसी पार्टी के प्रचार नहीं करेंगे। नगर पालिका में हमको वोट नहीं डालने दिया, हम सूरत चले गए, उन्हीं के गुजरात में रहे 27 दिन, जहाँ पे शराब तो प्रतिबंधित है, लेकिन शराब किस तरह से बिकती है? अंडमान से, दमन से जो है क्वार्टर आता है, जो वहाँ 50-60 रुपए का, और सूरत में जाकर के वो 800-900 रुपए में बिकता है, खुलेआम बिकता है, पुलिस के सामने बिकता है। तो हर वो नशाखोरी सूरत में हो रही है, बाकी गुजरात तो फिर गुजरात है ही है। जितना बुंदेलखंड का मजदूर है पलायन होकर कहाँ जा रहा है? उसी सूरत की जो है चालों में जाकर के उनकी स्थिति देख लीजिए, ना वहाँ ह्यूमन राइट्स है, ना वहाँ का लोकल मीडिया जिंदा है,
वहां आंदोलनकारी भला कोई बात कर दे किसी तरह की। टोटल जहां पे भी भाजपा के लोग हैं वहां पे आंदोलन खत्म है। चाहे मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड देख लीजिए, हमारे साथी अमित भटनागर के साथ क्या हुआ चुनाव के समय, केंद्रित्व लेकर के उसने इतना बड़ा मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने साथ नहीं दिया बक्सवा के मुद्दे पे, इस मुद्दे पे कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा, हार गया, लेकिन मूल रूप से वो सामाजिक कार्यकर्ता ही है। तो उसके घर में पुलिस भेज दी गई, आज वो अपना अलग किराया कमरा लेकर के रह रहा है। जिसने 11 साल तक चप्पल नहीं पहनी अपने पैरों में, मेधा ताई से लेकर के सारे कुमार प्रशांत और सुनीलम वगैरह सबके साथ वो रहता है। इसके बाद जो उसका पोर्टफोलियो बना दिया, उसको भी अपराधी बना दिया। बुंदेलखंड में किसी सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत नहीं रह गई है कि अशोक की लाट या किसी भी, जो बांदा का अशोक का लाट चौराहा अनशन और आंदोलन से गुलजार रहा करता था, अब वहां पे चील कौवे पेशाब कर रहे हैं। 40 दिन इनकी ही पार्टी का एक विकलांग दिव्यांग जो है अनशन पर बैठता है। नरेंद्र क्षेत्र के एक जो है महामहिम से पीड़ित था वो, 40 दिन बाद उस विकलांग के लड़के को जेल भेज दिया गया, उसको लाठियों से मार करके अनशन से उठा दिया गया। तो जब उनकी पार्टी के लोग आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं तो गैर पार्टी के लोग कैसे कर लेंगे। मीडिया में आप इसी देख लीजिए, कल प्रमोद कृष्ण ने क्या किया, कल्कि महाराज को लेके, कलयुग का अंत नहीं हुआ, उन्होंने कलयुग का पीठ बना दिया कल्कि महाराज को, प्रधानमंत्री से उसका उद्घाटन करवा रहे हैं। उल जरूर बोलते रहे तो कांग्रेस ने बाहर कर दिया, तब तो वो खुल के पाले में आ गए। तो कांग्रेस की स्थिति तो ये मान लीजिए कि इसमें बहुत बुरी है। विपक्षी पार्टियां एकजुट नहीं है, अपनी आंतरिक महत्वाकांक्षा से ग्रसित है। तो जिस तरह का ताना बाना रचा गया है वो ये अभी से लग रहा है, इसीलिए इन्होंने हथियार भी लगभग डाल दिए। अभी से लग रहा है कि जो तीसरा कार्यकाल है वो भी इन्हीं का हो, इसमें कोई संशय नहीं है। आंदोलन नाम की जगह को पूरी तरह से कुचल दिया गया, यहाँ तक कि मतदाता के जो है अभिव्यक्ति के अधिकार, वोट डालने के अधिकार, रहने के अधिकार तक छीन लिए गए हैं। हमारी आज की तारीख में ये हैसियत नहीं है कि अपने नाम से एक भूमि का खंड, छोटा सा प्लाट रहने के लिए खरीद ले। एक लड़के के ऊपर तो गैंगस्टर लगाया जा रहा है। इन्होंने एक अमेंडमेंट किया है। पहले क्या होता था, गैंगस्टर जो है 2 से अधिक या 3 से अधिक लोग अपराध करते थे, संगठित अपराध, उस पर गैंगस्टर लगता था। अब ये इन्होंने एक उसमें धारा जोड़ दी है 14/1 की। तो डीएम साहब को पावर दे दिया है कि गैंगस्टर भी लगेगा, सिंगल आदमी भी लग सकता है। इसके बाद में 14/1 के तहत उसकी संपत्ति कुर्क हो जाएगी। बबेरू में एक जलालुद्दीन है, उसके ऊपर गो तस्करी का मुकदमा था, उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, 70,000 की मोटरसाइकिल उसकी कुर्क कर दी। तो इस तरह की तो स्थितियां चल रही हैं। मतलब आप एक प्लाट नहीं खरीद सकते अपने नाम पे, खाते में आपके पैसा कितना है उसकी निगरानी है। तो आपको पूरी तरह से, मतलब आप कटोरा लेके बैठ जाइए, मगौड़ा भी नहीं तल पाएंगे आप, और हम जो कर रहे हैं रात दिन वो हमको करने दीजिए। तो पूरी तरह से निर्वाचित राज सत्ता है, और इसको निर्वाचित राज सत्ता इसलिए कहूंगा कि जनता को तो केवल अध्यात्म की उस मतलब नशे में घुसेड़ दिया गया है। आशीष, और निर्वाचित राज सत्ता एकदम नया शब्द ले आए, मतलब तो ये ऑलरेडी है। मतलब जी, कोई चुनाव की जरूरत फिर क्या है अगर इस तरह की है। और चतुरानंद, सवाल भी यही है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कह ही रहे हैं कि 370 से 400 सीट हम ही को आएगी, तो फिर दूसरे दल क्यों कंपटीशन में जाए, फिर क्यों चुनाव हो? फिर तो कोई प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कोई तरीका और है हमारा, हम ऐसे नहीं जाने वाले हैं। तो किस तरफ इशारा कर रहे हैं प्रधानमंत्री? आखिर प्रधानमंत्री क्या बता रहे हैं? क्योंकि इतनी ताकतवर इंदिरा गांधी भी थी, इतने ही ताकतवर नेहरू भी थे एक दौर में, लेकिन कभी उन्होंने यह नहीं कहा कि हम आधे से अधिक क्या 1/3 सीटों पर आ रहे हैं। कभी किसी प्रधानमंत्री ने दावा नहीं किया। 543 में से 400 से ज्यादा सीटें अगर एनडीए यानी प्रधानमंत्री मोदी के गठबंधन और उनकी पार्टी को ही आ जाना है, तो फिर क्या 150 सीटों के लिए चुनाव होगा? तो फिर वही क्यों नहीं कह देते हैं कि साहब ये 150 तुम्हारी सीटें हैं, इसको तुम ले लो, इसमें आनंद लो। तो चुनाव का भी खर्चा बचेगा, हम सबका भी टैक्स बचेगा, दुनिया भर का तामा झामा बचेगा, ये परीक्षाओं में हो रही तमाम रुकावटें भी नहीं होंगी। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की स्थितियां भी इस देश में बढ़ रही हैं? जी जी, ये जो प्रधानमंत्री बोलते हैं, जो प्रधानमंत्री बोल रहे होते हैं जी, वो उनकी एजेंसियों द्वारा यह है कि एक बड़ा हीरोइज्म पैदा किया गया है उनके माध्यम से। उस हीरोइज्म को जितना बड़ा वो दिखा सकते हैं उतना दिखाते रहते हैं, और वो उससे एक बनता है, उससे एक माहौल बनता है हीरोइज्म का। और यहाँ का जो वर्ग है वो एक, जैसा कहा अभी हमारे बादा वाले साथी ने कि भाई ये जो उनको कोई जादूगर चाहिए,
तो वो जादूगर वाली छवि उनकी बनाई जाती है। लेकिन सिर्फ उनकी छवि का मामला नहीं है, उनके कहने का मामला नहीं है, जमीनी स्तर पर जो उनका प्रचार है, जमीनी स्तर पर जो रिश्वत देने के तरीके हैं, उनके प्रधानों के का धन उन्होंने 2 वर्षों से रोक रखा था और इस बार चुनाव के पहले वो सारा धन रिलीज कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारे पास ढेर सारा पैसा आ रहा है। ऐसे दूसरे क्षेत्र में भी है। ये जो आवास देना था, जो दूसरी चीजें देनी थी, वो कैसे कैसे रोक दिया जाता है और एक समय पानी छोड़ा जाता है जब जिसका सीधा सीधा असर दिखाई देता हो और फिर लगे कि ये बाहर ही बाहर है, बाहर ही बाहर है। तो पुराना दुख आप भूल जाइए। तो उसके अलावा सारे मशीनरी को इन्होंने विकसित भारत यात्रा करके हर गांव में इन्होंने कैंपेन चला रखे हैं, जहां बीडीओ से लेकर सारे सरकारी कर्मचारी, बीडीओ हैं, जिले के अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, लेखपाल हैं, ये सारे लोग मिल करके और गांव भर के लोगों को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि भाजपा के किसी नेता की औकात नहीं है कि गांव के लोगों को इकट्ठा कर ले। तो सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को लगा करके और उनको झूठे आश्वासन दे करके, किसी प्रलोभन दे करके उनको इकट्ठा किया जाता है और मोदी का प्रचार किया जाता है। वहां ये भारत बहुत आगे जा रहा है और दुनिया में सितारा हमारा बुलंद है और सारा कुछ उनको एक चकाचौंध, एक सम्मोहन पैदा किया जाता है। तो जो जमीनी स्तर पर सम्मोहन पैदा करने के लिए पूरे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल इन्होंने कर रखा है। आपने देखा होगा कि पहले एक योजना आई थी कि डीएम इसका संचालन करेंगे, लेकिन कोर्ट ने इसने उस पर थोड़ी रोक लगाई और डीएम को उससे हटाया गया, लेकिन डीएम के नीचे के सारे कर्मचारी उसमें लगे हुए। तो वो जो सम्मोहन है, जो मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण है, साधन से आता है। आप ये कह रहे हैं कि सम्मोहन ही नहीं है, हाँ, साधन भी दिया गया है, साधन से लिया गया है। तो अच्छा, अब ये मूल चीज है जो जनता को प्रभावित कर रही है। राम मंदिर या उनका बड़बोलापन, ऊपर से जो बड़बोलापन है, उसका कोई असर जमीनी स्तर पर नहीं चलता है। जादूगर आता है और जादू दिखाकर चला जाता है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर हो रहा है, मैं यही कह रहा हूँ कि वो जमीनी स्तर पर उस तरह का प्रतिरोध विपक्ष कहीं करता हुआ नहीं दिख रहा है। विपक्ष ने अपना एक पर्चा, कॉमन पर्चा, जैसे संयुक्त किसान मोर्चे के पर्चे बढ़ते थे, उस तरह से इन्होंने इंडिया गठबंधन के पर्चे बांटे हों, अपने एजेंडों से जनता को अवगत कराया हो, सीधा सीधा टारगेट दिया हो, उनको लक्ष्य दिया हो, जिस लक्ष्य तक हमको पहुंचना है। इस तरह का कोई अभियान इनका अभी तक नहीं चला है, जो कि अभी तक चल चुका होना चाहिए, और बीजेपी का अभी तक सारा अभियान चल चुका है। तो हम भी जादू के इंतजार में हैं। जैसे मुझे लगता है कि जितना मोदी जादू के इंतजार में नहीं है, लेकिन विपक्ष जादू के इंतजार में है। और आज जो लोग विपक्ष के साथ जो मोदी को हटाना चाहते हैं, वो जादू ही तलाश रहे हैं। उनको लग रहा है कुछ हो जाएगा और पूरी जनता हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, जबकि नीचे बड़े पैमाने पर बैरिकेड्स बनाए गए हैं और सबको रोक रखा गया है, सबको डरा कर रखा गया है, कोई बोलने की हैसियत में नहीं है। उन सारी चीजों को, उसके लिए कोई जोखिम इनके पास नहीं है। और तमाम पार्टियों के नेता, बड़े नेताओं का मतलब कि अगर इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष 1-2 नेता हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो सारे लोग सत्ता के प्रति, वर्तमान तानाशाही सत्ता के प्रति काफी हद तक उदार हैं। हमारे आप देख सकते हैं जो किसानों के मसीहा और किसान नेता और चरण सिंह की जयंती मनाने वाले सपा के लोग हैं, उनके मुखिया कभी 13 महीने किसान आंदोलन चला और किसान आंदोलन में फोटो खिंचवाने भी नहीं जा पाए बेचारे। कितना डर है उनके पास, और किस मन से लोग कहेंगे कि हमारे ही नेता हैं और उनको सबसे अधिक सीटें चाहिए यहाँ पर। हाँ, तो ये जो स्थितियां हैं ये बड़ी विकराल हैं। और मैं फिर यही कहूंगा कि बीजेपी जो जमीनी स्तर पर प्रचार का कार्य कर रही है, जनता को सम्मोहित करने, जनता को आतंकित करने, जनता को एकजुट करने और सभी स्तरों पर अलग अलग गुट बना करके उनको एक्टिव करने का जो प्रोग्राम उन्होंने ले रखा है, उसके पैरेलल प्रोग्राम विपक्ष को लेना होगा। जितना जल्दी वो ले सकते हैं उतना ही अधिक वो प्रभावी हो पाएंगे, मुझे तो यही लगता है। ये बहस हमारी लगातार दिलचस्प होती जा रही है और जिस तरह से हर बार हमारे विश्लेषक अपनी कुछ नई बात कहते हैं, तो जैसे अभी इस बार चतुरानंद ने कहा संयुक्त पर्चा, ये बहुत ही कमाल की बात है। ये बहुत प्रारंभिक चीज होती है लोकतंत्र में। कहीं भी आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, मोहल्ले में रहते हो, कहीं रहते हो, धर्म कर्म करते हो, हर जगह लोग पर्चा छापकर अपनी बात कहते हैं। सवाल ये है कि जो यूपीए सबसे बड़ा गठबंधन था,
अब जो हालांकि दरक रहा है, उसने चुनाव आने से पहले पहले तक, जबकि अब 1 महीने का भी समय नहीं है चुनाव आचार संहिता में, अब तक कोई संयुक्त पर्चा अपने एजेंडे का क्यों नहीं जारी किया? इसमें उसकी आस्था क्यों नहीं है? इस चीज में उसकी आस्था क्यों नहीं है कि अपनी मुद्दों को सूत्रबद्ध बता के चौर चौराहों पर अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, अरे इन पार्टियों के पास, मुझे लगता है आप सब भी बताइएगा कि सपा और कांग्रेस के पास तो इतने कार्यकर्ता हैं, हर चौराहे पर दुकानें हैं कि दुकानों पर भी पर्चा रख दें तो लाखों लाख पर्चे उत्तर प्रदेश में ही बट जाएं। आखिर इन जरूरी चीजों पर ये सरकारें या ये पार्टियां क्यों नहीं जोड़ देती हैं? ये आखिरी राउंड की हमारी बातचीत है, छोटी छोटी टिप्पणियां हम लेंगे। दत्तेश से एक और राय लेंगे कि दत्तेश, जिस तरह से विपक्ष की जो भूमिका है उस पर तो हमारा सवाल ये था कि विपक्ष से मुकाबले की स्थिति होती है, विपक्ष कमजोर है, वह सब सही, हम सब जानते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब कोई मुकाबले की स्थिति आप बनने देंगे, बराबरी की, मैंने उदाहरण दिया था, पहलवानों को लंगोटी पहनाया जाता है, पहलवान कमजोर हो या फिर मजबूत हो, वह लंगोट हमारी एजेंसियां हैं इस देश की, कि साहब एक पहलवान को आपने लंगोट पहना दिया और दूसरे को पजामा थमा दिया और कह दिया कि अब मुकाबला करो। इस मुकाबले पर आपकी क्या राय है? आखिरी टिप्पणी जी। जी, बिल्कुल अजय जी, आपकी बात सही है, क्योंकि विपक्ष को भी उतना अधिकार है अपनी बात रखने का। लेकिन मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में जो लोकमत दिखाने के तरीके हैं, जैसे मैंने बताया, टेलीविजन हो गया, अखबार हो गए, रेडियो हो गए और अभी सोशल मीडिया हो गया, तो उसके ऊपर पूरी तरह से सत्ता पक्ष का ही कब्जा मुझे दिख रहा है हर जगह, और विपक्ष की आवाज कहीं दूर दूर तक हमें यहाँ पर नहीं दिख रही है। ये भी वजह है, और दूसरी वजह यह भी है कि विपक्ष गुजरात में शायद इतना सक्षम भी नहीं है कि जो सत्ता पक्ष कह रहा है वो झूठ ही कह रहा है, लेकिन उस झूठ को झूठ साबित करने में विपक्ष है असफल रहा है। यहाँ पर कई ऐसी योजनाएं डिक्लेयर की गई, जो जैसे मैं आपको नर्मदा की बात करूं तो नर्मदा में ऐसा बताया गया कि 220 क्यूमेक्स पानी कच्छ को मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है पिछले 8 सालों से। लेकिन विपक्ष वह मुद्दा बना ही नहीं पा रहा है। खेती किसानी सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको भी पता होगा कि जो कच्छ जिला है वो ड्राउट एरिया है, तो यहाँ पर पानी का बहुत महत्व है। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस वह मुद्दे को भुनाने में असफल रही है। सांसद भी यहाँ पर बीजेपी से है, और हमारे यहाँ 6 जो विधानसभाएं हैं उसमें भी सभी जगह बीजेपी का ही शासन है। तो ये दूर दूर तक हमें नहीं दिख रहा है कि जो लोकमत होता है, जो लोगों की आवाज होती है, वह सत्ता के विपरीत जाने के डर से सत्ता उसके ऊपर काबिज हो चुकी है। चाहे रेडियो का माध्यम हो, टेलीविजन हो, अखबारात हो, और सोशल मीडिया पर भी। सोशल मीडिया पर भी अगर कोई बोलता है, आपको पता होगा पिछले साल ही जिग्नेश मेवानी के ऊपर कैसा केस कर दिया था। उन्होंने एक सुझाव दिया था प्रधानमंत्री को, आसाम पुलिस ने 2300 किलोमीटर दूर से उनको धर लिया। कोर्ट में बेल मिलते ही तुरंत ही दूसरा मुकदमा कर दिया गया। मतलब एक बंदे के ऊपर मुकदमा करके विपक्ष की पूरी कम्युनिटी को ये टारगेट करते हैं और यही बताते हैं कि अगर हम जिग्नेश मेवानी के साथ कर सकते हैं तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो ये जो पब्लिक में डर है अभी, या डर का माहौल लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। और लोकतंत्र में जब तक आंदोलन नहीं होंगे, क्योंकि आंदोलन लोकतंत्र को जीवित रखने की खाद का काम करता है, तो जब तक आंदोलन खाद के रूप में नहीं मिलेंगे तब तक मुझे लगता है लोकतंत्र हम बचा पाने में सफल नहीं रहेंगे। जी अजय जी। जी, आखिरी टिप्पणी आपसे आशीष सागर की, आपको क्या लगता है कि हमने पहले भी ये सवाल दोहराया, थोड़ा और आप जनता को ठीक से बताएं कि क्या लोकतंत्र में हमारे यहाँ, हम मानते हैं कि विपक्ष कमजोर है, लेकिन विपक्ष की कमजोरी में जो एजेंसियां हैं भारत सरकार की, वो क्या सोने पर सुहागा नहीं बन रही हैं कि चौतरफा उनके खिलाफ ही हैं? ऐसा लग रहा है कि ये सारी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, जैसा बार बार विपक्ष आरोप लगाता है। देखिए, मैंने 2-3 बात तो इशारे में कही दी ना कि निर्वाचित राज सत्ता है, और जब निर्वाचित राज सत्ता है तो एजेंसियां किसके इशारे पे काम करेगी? एजेंसियों को बना दिया गया सत्ता का कारिंदा, गुलाम, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, चाहे आईबी हो, चाहे एलआईयू हो। सबसे निचली एजेंसी इनकी एलआईयू है लोकल स्तर पे।
LIU इस समय छांट कर उन पत्रकारों को, उन आंदोलनकारियों को, किसान नेताओं को चिन्हित कर रही है जो सरकार के खिलाफ दो तरह के शब्द उछालती है। ये पॉजिटिव व्यक्ति है, नकारात्मक व्यक्ति है। प्रशासन में भी यही है, ये पॉजिटिव व्यक्ति है, नकारात्मक व्यक्ति है। नकारात्मक कौन है? जो सही बोल रहा है, जो आंदोलन कर रहा है, जो तीखी टिप्पणी कर रहा है सोशल मीडिया पे, उसकी सोशल मीडिया की रीच घटा दी जा रही है। सोशल मीडिया इनका, मेन स्ट्रीम मीडिया इनका, एजेंसी इनकी, टीवी इनका, मतलब आपके घर का टीवी आप भाजपा का कार्यकर्ता है। तो जब रात दिन 24 घंटे एजेंसियां छापेमारी करें, जब दिग्गज लोग नहीं बच पा रहे हैं, तो हमारे आप जैसे लोग किस खेत की मूली हैं? तो थोड़ा सा जरा सा धन इकट्ठा कर लीजिए, फिर देखिए आपके घर भी ईडी पहुंच जाएगा, सीबीआई पहुंच जाएगा कि कितना कमाया आपने। तो कुल मिला के बताना कि कारिंदा बना दिया है, कारिंदा। तो बहुत बुरी स्थिति है और ये आने वाले इस देश के भविष्य को गर्त में ले जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। जो भी भैया ने कहा कि संयुक्त एक पर्चा बंटना चाहिए, लगना चाहिए लोगों को कि इस अलायंस में कोई ताकत है और इस अलायंस के धड़े के लोग जमीन पे कुछ एक्टिव हैं। किसी जिला अध्यक्ष की, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का, तो खैर कोई बात ही नहीं कहना। मतलब कोई भी आदमी जनता के लिए लाठी खाने को डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने को तैयार नहीं है। पता नहीं कौन सा मुकदमा उसके ऊपर भी लग जाए, रात को पता नहीं किस सपा कार्यकर्ता को उठा लिया जाए। मुसलमान हुआ तो और ज्यादा आफत है, क्योंकि वो तो बिल्ला लगा हुआ उसके ऊपर, खान साहब का, अली साहब का। तो कुल मिलाकर के ये मान लीजिए कि हर तरह से एक पूरा मकड़ी की तरह पूरा जाला बन लिया गया है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी है, लोकल एजेंसी भी है, हाई लेवल की भी, लोकल लेवल की भी, और मीडिया तो है ही है। आपकी ही बीच, हमारी बीच के लोग जो होते हैं, दिन भर जाके एसपी और डीएम साहब को हमारे खिलाफ भरते हैं कि साहब वो तो फलाने आपके लिए लिखता है, फलाने ऐसा करता है, लगाइए इसके ऊपर। तो ऐसी स्थिति में बताइए क्या होगा इस देश का? तो बहुत घुटन भरी स्थिति है, आदमी मेंटली अवसाद में है, ना बोल चमगादड़ वाली स्थिति हो गई है कि मुंह में चला गया, ना उगल सकते ना उठक सकते। बहुत विषम खराब स्थिति है। शुक्रिया आप सबका बातचीत के लिए। हम लोग बातचीत कर रहे थे कि एनडीए और यूपीए के चुनावी समर में कोई मुकाबला है कि नहीं है। मैंने कहा था कि अगर पहलवान होगा मैदान में तो लंगोट दोनों तरफ होगा, पजामा देके आप मुकाबला नहीं करा सकते। लेकिन स्थितियां क्या हैं हमारे विश्लेषकों ने बताया। गुजरात से हमारे साथी दत्तेश भावसर थे, हमारे साथ पूरे उत्तर प्रदेश से चित्रानंद ओझा थे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ पत्रकार आशीष सागर थे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी। और इन सबके अनुभव से एक बात जो समझ में आई कि एक चीज बहुत साफ है कि सभी एजेंसियां सरकार के साथ हैं। चलो ये तय है, चलो ये भी तय है कि प्रधानमंत्री मोदी विजेता अपने को बता रहे हैं, लेकिन इनकी चिंता जो थी उस पर जोर था इनका, और इनका कहना था कि संयुक्त मोर्चा जो है पार्टियों का, जिसका नाम यूपीए है, उसकी एकता क्यों नहीं नजर आती है? कार्यकर्ता एक जुबान क्यों नहीं नजर आते हैं? कोई एक पर्चा क्यों नहीं सड़क पर दिखाई देता है? कोई एक नारा संयुक्त क्यों नहीं दिखाई देता है? और क्यों नहीं ये सारे नेता एक साथ नजर आते हैं? एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए लेकर आते हैं, तो दूसरे तरफ हमारे राहुल गांधी जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, वो न्याय यात्रा में लगे। क्या इन बिखरावों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला होगा, जो खुद पहले से विजेता है? आशीष सागर के शब्दों में कहें तो वह निर्वाचित सत्ता है। तो जाहिर तौर पर मुकाबला करने वाले लोग इतने कमजोर हैं कि बाकी जनता में हताशा है। लेकिन इन सब के बीच ये उम्मीद है कि जनता आखिरी करेगी। बहुत बार ऐसा हुआ, इंडिया साइनिंग हमारे तीनों विश्लेषकों को याद होगा। इंडिया साइनिंग के बाद का भी भारत है ये। तो ऐसे में हमको ये याद रखना चाहिए कि आने वाले समय में अगर जनता से सही ढंग से बातें की गई तो आप यकीन मानिए कि अगर जादू काम कर रहा होता तो इतने 52-54 के चुनाव, चंडीगढ़ मेयर के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना कार्यकर्ता चुनाव आयोग को नहीं बनाना पड़ता। इसलिए ये जादू नहीं है, वह जादू की छवि है। उस छवि को तोड़ना और जमीन पर एकता दिखाना जाहिर तौर पर लोकतंत्र की मजबूती का रास्ता निकलता है। मुझे लगता है आप सब सहमत होंगे इस बात से। आपको हमारा विश्लेषण, हमारे साथियों की बातें कैसी लगी जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे कल 5 बजे किसी नए मुद्दे पर, किसी नए विश्लेषण के साथ। उन सारे सवालों को हम लगातार 2024 के चुनाव तक संबोधित करेंगे, जिससे कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो और आप सबकी आस्था चुनाव में बनी रहे। ऐसा न लगे कि ईवीएम है तो वोट क्यों देने जाना है। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। नमस्कार।